हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हमने, जो कि लेक्चर नंबर 2 था, तो उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के ऊपर बात की थी और एक्सक्लूसिवली उसमें भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे क्या होता है उसे बहुत डिटेल में कवर नहीं किया था। हमने दो फोर्सेस के बारे में पढ़ा था जो कि होते हैं नॉर्मल फोर्स और होते हैं टेंशन फोर्स। तो ये नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स जो है इनका एप्लीकेशन पूरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमें यूज़ आने वाला है। तो उस वजह से मैंने पिछले लेक्चर में उसे पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से। तो आज जो है मैं दो तीन चीज़ें करने के मूड से आया हूँ। पहले तो मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है वो समझाऊंगा और उसके बाद मैं न्यूटन्स लॉज को डिस्कस करूँगा। एक छूट सकता हो सकता है, नहीं तो आज दो लॉज तो कम से कम डिस्कस हो ही जाएंगे। मतलब कम से कम 3 टॉपिक्स तो आज हम डिस्कस कर लेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो डिस्कस कर ही लेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम भी। तो चलिए बिना किसी फालतूगिरी के जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब बहुत बकवास कर ली। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम है। अब फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, हमने अभी तो बहुत ज़्यादा न्यूटन्स लॉज को डिस्कस नहीं किया है, तो मैं उतने इसमें तो नहीं अभी बता सकता हूँ फ़िलहाल के लिए। लेकिन जितना आपको नाइन्थ से आप जितना नॉलेज लेके आए हो फोर्सेस वगैरह का, तो इससे आपको ये बात तो पता ही है कि एफ जो होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन। मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन तो आपके मन में बैठी ही होगी। नाइन्थ में अगर आपने फिजिक्स थोड़ी भी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये इक्वेशन तो ज़रूर ही याद होगी कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पे मान लो हमारे पास एक बॉडी दी है, मान लो ये एम मास की कोई बॉडी दी है। इस पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। इस पे इस तरफ कोई फोर्स F1 लग रहा है, इस तरफ कोई फोर्स F2 लग रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स ऊपर के तरफ इसके ऊपर F3 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे नीचे के तरफ इसके ऊपर कोई F4 फोर्स लग रहा है। तो इन सब फोर्सेस को हम इस बॉडी पे जिस डायग्राम से शो करते हैं उसे ही हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम में हम इस पूरे बॉडी को नहीं बनाते हैं, हम इस बॉडी को एक पॉइंट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये एम मास का ऐसे ब्लॉक नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, ये एम मास को ऐसे करके एक पॉइंट मास मान लोगे, मतलब ऐसे एक पॉइंट बना दोगे और उस पॉइंट पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं एम मास पे वो दिखा दोगे। राइटवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर F1 लग रहा है तो ऐसे करके आप F1 बना दोगे। ऊपर की तरफ इसके ऊपर F3 लग रहा है तो ऊपर ऐसे करके एक F3 बना दोगे। नीचे की तरफ इसके ऊपर F4 लग रहा है तो वो बना दोगे। और यहाँ पे ऐसे करके स्लेंटिंग डायरेक्शन में ऐसे इसके ऊपर F3 लग रहा है तो ये बना दोगे। तो किसी भी बॉडी को आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करके उसके ऊपर फोर्सेस दिखा के जो डायग्राम बनाते हो उसे ही हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो अगर वर्ड्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस acting on a body considering the body as a point mass। एज अ पॉइंट मास कह दो या डायग्राम में दिखा रहे हो तो बस पॉइंट भी कह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट मास लिख दो, लेकिन चलो कोई नहीं। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कंसिडरिंग द बॉडी एज अ पॉइंट मास। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें एक एम मास की बॉडी थी, एक ब्लॉक था, उसे हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट से रिप्लेस कर दिया और इस पर जो भी फोर्सेस लग रहे थे उस पॉइंट पे लगते हुए दिखा दिए। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 ये देता हूँ, आपको उसकी FBD बनानी है। तो ये मान लो एक दिया है, ये M1 है, तो आपको पहले तो इसकी FBD बनानी है। और ये अर्थ है, मतलब ग्रेविटी सब लग रही है, तो पहले तो इसकी FBD बनाओ, खुद पहले बनाओ, फिर मैं जो बनाऊँगा उसके साथ मैच कर लेना। फिर एक है ये, यहाँ पे ऐसे करके एक फिक्स्ड वेज है, उसके ऊपर M2 मास का एक ब्लॉक रखा है, उसकी एक FBD बनाओ।
ये एंगल थीटा दिया हुआ है। फिर ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ऐसे टाइप का एक बना के दिखाया था, तो होप करता हूँ ये तो आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो मैं तो दिखा ही रहा हूँ। तो और एक ऐसे बना दो बहुत नॉर्मल सा, ये सरफेस है, इस पर एक बॉडी ऐसे रखी है M3 और इसके ऊपर एक रखा है ऐसे M4। तो इससे हम बढ़िया से सब कुछ समझ पाएंगे। ये तीनों एग्जांपल मेरे हिसाब से इनफ होंगे समझने के लिए। तो पहले तो इस वाले को देखते हैं। तो इसमें एक स्ट्रिंग हमें दी है, ये स्ट्रिंग जो है आइडियल माननी है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है। आइडियल स्ट्रिंग एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जो मासलेस होती है और इनएक्सटेंसिबल होती है, मतलब ये एक्सटेंड नहीं हो सकती है, इसे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये भी पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था कि आइडियल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू इक्वल होती है। तो हमें इस M1 ब्लॉक की FBD बनानी है। तो पहले तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक इसका वेट लगेगा M1G, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ G होता है, तो M1G नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और एक टेंशन ऊपर की तरफ रखेगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसको एक पॉइंट से ऐसे रिप्रेजेंट कर दो और इसके नीचे की तरफ ऐसे करके एक M1G फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ एक T लग रहा है। तो बहुत ईजिली हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब इसका थोड़ा बनाना हो सकता है डिफ़िकल्टी आए आपको। तो यहाँ पे पहले तो M2 के ऊपर इसका वेट लगेगा, तो वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। ऐसे मत आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लेके चलना कि जिस सरफेस पे लगा है उसके परपेंडिकुलर वेट लगता है, वेट हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है। ये ऐसे भी रखा है तो ये किसी सरफेस पे ही रखा होगा, तो वेट जो है हमेशा इसके ऊपर नीचे की तरफ ही ऐसे करके लगेगा। तो नीचे की तरफ इसका वेट M2G लग रहा होगा और ऐसे करके ये जो हमारी सरफेस है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था नॉर्मल फोर्स क्या होता है। तो ये जो हमारी सरफेस है ये इसको ऐसे करके पुश कर रही होगी किसी फोर्स से, लेट से N कह देते हैं उसे, है ना। हमने देखा था कि हम उसे N से रिप्रेजेंट करते थे, तो N से मान लो ये इसे पुश कर रही है और ये स्मूथ है तो इस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, तो वो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अब एक और चीज़ है, आपको पिछले लेक्चर की अगर याद हो तो आप वो चीज़ भी यहाँ पे करोगे। M2G जो है इसके दो कंपोनेंट्स हमें तोड़ने पड़ेंगे। तो इसके दो कंपोनेंट्स हम कैसे तोड़ेंगे, ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा है हमारा, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करके एक ये बनाए तो ये एंगल जो हमारा ऐसे परपेंडिकुलर अगर हम बनाए ये सरफेस के, इंक्लाइंड सरफेस के, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा। ये 90 माइनस थीटा है तो बचा हुआ भी थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये M2 जो है इसका एक कंपोनेंट तो ऐसे बन जाएगा M2G का कॉस थीटा, और M2G कॉस थीटा के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे बन जाएगा M2G का साइन थीटा। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स अगर सीख रखा है तो ये सब तो आप आराम से समझ ही गए रहेंगे। तो अब क्या करो, हमने इस पे सारे फोर्सेस ऐसे दिखा दिए हैं, तो अब इसकी एक FBD बना दो। FBD कैसे बनाओगे, इसे पॉइंट मास से रिप्रेजेंट कर दो। नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है इसके ऊपर M2G, और ऐसे करके अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन इसके ऊपर M2G साइन थीटा लग रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन और नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन इसके ऊपर M2G का कॉस थीटा लग रहा है। M2G का कॉस थीटा लग रहा है, यानी ये एंगल जो है हमारा थीटा है, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पे ऐसे करके इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स N लग रहा है। तो N के भी आप अगर चाहो तो कंपोनेंट्स यहाँ पे तोड़ सकते हो। तो ये हमारा थीटा है, यहाँ से अगर हम इसे इस लाइन को एक्सटेंड करें तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये N का कॉस थीटा हो जाएगा और N कॉस थीटा के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में N का साइन थीटा हो जाएगा। ये जो है ये हमारा N है, ठीक है, और ये वाला जो ऊपर की तरफ है ये N कॉस थीटा है, और ये लेफ्ट में जो है ये N साइन थीटा है। तो ये थोड़ा अच्छा था, तो होप करता हूँ आपने खुद भी बना लिया होगा, और नहीं बनाया होगा तो ये समझ में तो आराम से आ ही गया होगा। अब ये भी एक अच्छा है, इसमें हम देखते हैं इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किस तरीके से इसे बनाया जाए। तो यहाँ पे पहले तो M3 के ऊपर उसका वेट लगेगा M3G, सिमिलरली M4 के ऊपर भी उसका वेट लगेगा M4G।
और M3 के ऊपर जो है ये जो हमारा सरफेस है ये एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, लेट से कैपिटल N। तो कैपिटल N नॉर्मल फोर्स M3 के ऊपर सरफेस लगा रहा होगा। और ये M3 और M4 भी क्योंकि कांटेक्ट में है तो इनके बीच भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो मान लो कि इनके बीच जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू N1 है, तो M4 के ऊपर तो N1 ऊपर की तरफ लगेगा, और M4 क्योंकि M3 को नीचे की तरफ पुश कर रहा है तो उसके ऊपर N1 सेम बाय एक्शन रिएक्शन पेयर नीचे की तरफ लगेगा। अभी पता है मैंने न्यूटन्स लॉज नहीं पढ़ाया है, लेकिन 9th में जितना आपको पता है उससे ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी। तो ये थोड़ा डायग्राम में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एक काम करो, पहले तो M4 को एक पॉइंट से ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। M4 पे जो जो फोर्सेस लग रहा है वो दिखा देता हूँ। तो ये M3 के वजह से M4 पे ऊपर की तरफ एक पुश लग रहा है बाय एक्शन रिएक्शन पेयर N1 नॉर्मल फोर्स, और M4 का खुद का वेट नीचे की तरफ M4G। M3 का देखें तो M3 का नीचे की तरफ वेट लग रहा है M3G, और सरफेस जिस फोर्स से उसे पुश कर रही है नॉर्मल फोर्स से उसकी वैल्यू हमने ली है N, कैपिटल N। और साथ ही में ये M4 जो है इसे नीचे की तरफ ऐसे धक्का दे रहा है किस फोर्स से, N1 से। तो आप इसमें ही ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हो प्लस N1। एक तो यहाँ पे ऐसे प्लस N1 लगा दो, या अगर प्लस लगाने के मन में नहीं हो तो ऐसे करके N1 दिखा दो, एक ही बात है, दोनों भी चलता है, लेकिन प्लस N1 लगाना ज़्यादा ये रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स होगा। तो हम यहाँ पे एक और बात कह सकते हैं कि N जो है N विल बी इक्वल टू N1 प्लस M3G, और N1 की वैल्यू जो है वो है M4G। तो यहाँ पे N की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो वो हमारे पास आ जाएगी M3 प्लस M4 इंटू G। तो ये थोड़ा आगे का हो गया, बट फिर भी इधर मेरे को लगा मैं बता सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बता दिया। अगर ये चीज़ जो है ये वाली चीज़ ये अगर ना समझ में अभी फ़िलहाल आई हो तो ना समझो, स्किप कर सकते हो, ये मैंने बस ऐसे ही बता दिया, मूड किया मेरा। बट अभी जो हम फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे उसमें अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है और आप खुद भी कर पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, सब ठीक है। आगे आपका चैप्टर एकदम बढ़िया बढ़िया चलेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए तो इतना इनफ है। ऐसे बहुत सारे आप ले सकते हो, खुद भी आप ब्लॉक्स रख सकते हो किसी भी तरीके से, और उसकी एफबीडी बना के खुद भी देख सकते हो। एक अगर मैं होमवर्क में देना चाहूँ तो ऐसे दे देता हूँ आपको। मान लो कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ो, ये पुली वुली का अभी नहीं देता हूँ, पुली वगैरह के बारे में हम बाद में ही बात करेंगे, तो अभी उस पर जाते ही नहीं है। यहाँ पे एक काम करो, ये जो M2 था ना, तो इसके साथ ये जो वेज है, ये वेज को भी मान लो ये भी कोई मास है कैपिटल M, तो इसकी आप एफबीडी बना के दिखाना। तो इसके ऊपर भी जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा N ही लग रहा होगा इस तरफ, तो वो आप दिखा के खुद होमवर्क में वो बना सकते हो। तो आगे जो है हम न्यूटन्स लॉज पे चलते हैं, और एक एक करके हो सके तो सारे न्यूटन्स लॉज आज के आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए न्यूटन्स लॉज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है इसमें हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ विच इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया का बेसिक मतलब तो सबको पता होगा, अगर जिसको नहीं पता उसके लिए मैं इनर्शिया को भी एक बार बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया किसी भी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिससे वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को ना चेंज करना चाहता है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, जब तक आप उसके ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं लगा देते हो तब तक वो अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं होती है। मतलब जैसे यहाँ पे एक सरफेस है, इस पे यहाँ पे m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये m मास का ब्लॉक जो है ये किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ फोर्स तक यहाँ से मूव नहीं करेगा। ये ग्राउंड मान लो रफ है, अभी हमें फ्रिक्शन क्या लग रहा है वो सब पे नहीं जाना है। मान लो हमने पहले स्टार्टिंग में इस पे F फोर्स लगाया तो ये रेजिस्ट कर रहा है मूव करने से। तो इसी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी को जैसे अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट हैज़ सम रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स मोशन। तो ये जो है अपने मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ना करने का एक रेजिस्टेंस रखता है, मतलब सॉरी चेंज करने का एक रेजिस्टेंस रखता है। तो ये जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। तो
आप इस पे एफ फोर्स जब लगा रहे थे तब ये मूव नहीं कर रहा था, बट जब आपने बढ़ा के इस फोर्स को 2F कर दिया तो हो सकता है कि ये बॉडी मूव करने लगे। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स तक ये बॉडी मूव नहीं करती है। तो वो कितना होता है कितना नहीं होता है वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी हमें वो नहीं देखना है, बस मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो इनर्शिया होता है, दिस इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उतना उसका इनर्शिया भी होगा, मतलब उतना अपना वो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में रेजिस्टेंस दिखाएगी। तो इनर्शिया के बारे में इतना ही मुझे बोलना था। तो होप करता हूँ ये तो आराम से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता था। तो इनर्शिया मतलब इसका बेसिक मतलब यही है कि कोई भी बॉडी जो है अपने स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो उससे बिछड़ना नहीं चाहती है। अगर कोई बॉडी ऐसे यू वेलोसिटी से मूव कर रही है फ्री स्पेस में, तो वो ऐसे ही चाहती है कि मैं यू वेलोसिटी से मूव करता रहूँ या करती रहूँ, जो भी है। तो अगर आप उसके ऊपर जब तक कोई फोर्स नहीं लगाते हो तब तक वो मूव नहीं करती है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कुछ इसी तरीके का है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हम लॉ पे आ जाते हैं। लॉ, तो पहले तो मैं इसे सेंटेंस में स्टेट करता हूँ, लॉ जो है उसे वर्ड टू वर्ड स्टेट करता हूँ। उसके बाद पहले तो आपको पढ़ के ही समझ जाएगा क्योंकि आप 9वीं में भी इसे पढ़ चुके हो, लेकिन अगर ना मतलब मैं और अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ना समझने की बात नहीं है। तो एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज wants to maintain its uniform motion or state of rest until some external unbalanced force acts on it। मतलब कोई भी बॉडी पे जब तक एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक वो अपने यूनिफॉर्म मोशन में ही कंटिन्यू करती है या उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में ही कंटिन्यू करती है। यहाँ पे मैं मोशन लिखना भूल गया, यूनिफॉर्म मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मोशन भी लिखना है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि लॉ क्या होता है। पहले तो हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिख लिया है, अब लॉ क्या होता है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो किसी भी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, व्हाट डू वी मीन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो हो सकता है कि उस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, बट उन सब फोर्सेस का अगर नेट सम ज़ीरो है, मतलब मान लो यहाँ पे कोई बॉडी एम है, ये एम रेस्ट पे है, तो इसका एक तो ये अगर किसी सरफेस पे बैठी है तो इसका वेट इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा और ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। तो इसके ऊपर फोर्सेस तो लग रहा है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बट नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इसके ऊपर ज़ीरो है। एम जी एन के इक्वल है, तो इसके ऊपर जो नेट सम है फोर्सेस का वो ज़ीरो है। तो अगर नेट सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी ज़ीरो होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका बेसिक मतलब यही है, जब तक आप किसी भी यूनिफॉर्म मोशन कर रही बॉडी या किसी बॉडी जो कि रेस्ट पे है उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते हो तब तक उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा, वो अपने स्टेट को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगी। तो मतलब अगर ये बॉडी है, ये एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, मतलब इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, मतलब एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर यहाँ पे इसकी v वेलोसिटी थी तो आफ्टर सम टाइम t भी इसकी वेलोसिटी v ही है, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, टाइम के साथ इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये हमेशा ऐसी वेलोसिटी से मूव कर रही रहेगी। अगर आप जब तक इसके ऊपर आप एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दो। अनबैलेंस्ड का ये मीनिंग है
कि इसके ऊपर देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस तो लग रहे हैं, बट ये जो है एक्सटर्नल फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस है। बैलेंस्ड क्यों है? क्योंकि एक फोर्स अगर लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स भी लग जा रहा है। लेकिन ये जो बॉडी है ये यहाँ पे आप जानते हो फ्री स्पेस में मूव कर रही है, मतलब यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है फ्रिक्शन वगैरह लगाने के लिए। तो अगर यहाँ से ऊपर से आपने इसके ऊपर कोई F1 फोर्स लगा दिया, F1 फोर्स एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसे बैलेंस करने के लिए नीचे से कोई फोर्स नहीं लग जा रहा है, तो इसके वजह से जो है ये हमारी बॉडी ऐसे नीचे की तरफ जाने लगेगी किसी एक्सेलरेशन से। तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा वो सब अभी हमें नहीं देखना है, हम बस अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। वो सब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस वो सब हम आगे देखेंगे ही, क्या क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के लिए तो इतना काफ़ी है जानना आपके लिए कि कोई भी एक अगर बॉडी है वो अगर किसी भी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके ऊपर जब तक कोई आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो तब तक वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी। या ये आप अगर इतना सा याद रखते हो तो ये आपके लिए इनफ है। आप अगर स्टेटमेंट ना याद रख पा रहे हो तो ये आप हमेशा याद रखना, इफ़ नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो देन एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कशन मैं नहीं कर सकता, बट ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लॉ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपने सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ पे जाते हैं, दो की है न्यूटन्स सेकेंड लॉ विच वी ऑल्सो कॉल एज लॉ ऑफ मोमेंटम। और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसमें जो एक हम कह सकते हो आप एक इक्वेशन आती है हमारे पास, एक एक्सप्रेशन आता है, वही हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पूरा एक तरीके से सार है, आप मान सकते हो। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम भी इसे कहा जाता है। तो जैसे पिछले लॉ में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा, तो उसमें जो इनर्शिया टर्म आई थी उसका भी हमने पहले बेसिक मतलब जाना। तो इसी तरीके से जो है ये मोमेंटम क्या है इसे भी हम अच्छे से जान लेते हैं। तो मोमेंटम का मतलब भी आपको पता होगा, मास इनटू वेलोसिटी होता है, लेकिन ठीक है फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा मोमेंटम क्या होता है, तो स्टेटमेंट तो अभी मैं नहीं लिखने जाऊँगा, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, अपने अपने नोट्स में आपको लिखना है। बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज मोमेंटम। और वो जो है हम डिनोट करते हैं उसे ऐसे पी से हम इसे डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें भी हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने जो पिछला मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था कुछ ही दिनों पहले, उसमें मैंने वेक्टर्स के बारे में बताया था, तो वो आप अगर देख लोगे तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो हमारा मोमेंटम क्या होता है उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। हमारा जो मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का, जो मैंने डिक्टेट किया वही मैं लिख रहा हूँ, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ उसका। तो कोई अगर बॉडी है उसका मास अगर स्मॉल m है और वो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हम उसका मोमेंटम कह सकते हैं p इज इक्वल टू m इंटू वी वैक्टर। p वैक्टर इज इक्वल टू m इंटू वी वैक्टर। इसका मैग्नीट्यूड होता है बस p इज इक्वल टू एम वी, जिसमें हम डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते हैं। बट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। अगर डायरेक्शन के ऊपर कहीं चर्चा नहीं की गई है तो बस आप उसका मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हो। तो अब इस क्वांटिटी के बारे में आप जो जो यहाँ पे पता कर सकते हो वो लिख लो। तो पहले तो अगर इसकी यूनिट हमसे कोई पूछे तो यूनिट तो हम इसकी आराम से कह देंगे, मास है, ऐसा यूनिट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है, तो और कुछ जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। केजी मास का, और यहाँ पे ये वी है मीटर पर सेकेंड, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकेंड। और इसका अगर डायमेंशन लिखना चाहो, अगर किसी को डायमेंशन नहीं पता है क्या होता है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे केजी यानी मास, मास का डायमेंशन कैपिटल M, हमारा मीटर है, मीटर का लेंथ, और ये हमारा सेकंड क्या है, कैपिटल T से डिनोट करते हैं, तो ये नीचे है तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो T रेज टू द पावर -1, तो MLT रेज टू द पावर -1 इसका डायमेंशन हो गया। फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन जो होती है ये लिख लो, डायरेक्शन of p vector is always along velocity vector। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम भी होगा। अब जो है हम
अपने लॉ पे आते हैं। तो लॉ क्या कहता है, तो यहाँ पे लॉ में स्टेट कर देता हूँ, उसके बाद जो है उसका जो न्यूमेरिकल मेन इसका इम्पोर्टेंस है वो मैं दिखा दूँगा। और आज जो है बस हम लॉ पे मतलब आधे घंटे के आसपास का ही लेक्चर रखेंगे। तो फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज मोमेंटम of a body and it is equal to rate of change of momentum। तो यही हमारा सेकंड लॉ है न्यूटन का। लिख नहीं रहा, मोमेंटम के जगह पी वेक्टर लिख दिया। तो यहाँ पे लॉ वापस बोलता हूँ, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एंड इट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स होता है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। ये जो हमने पिछला लॉ पढ़ा लॉ ऑफ इनर्शिया, वो भी कुछ यही बात कह रहा था। इसमें जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है यही वो भी कह रहा था, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। यहाँ पे मोमेंटम का जो मेन फैक्टर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वेलोसिटी है। तो हमने उधर देखा कि किसी भी यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई बॉडी कर रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो एक्सेलरेशन तो तभी आएगी ना जब उसकी वेलोसिटी बदलेगी, तो वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन आई। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। बट यहाँ पे जो सेकेंड लॉ का मेन चीज़ है वो है दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? जैसे हमारा वेलोसिटी क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली हमारा एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उसी तरीके से हमारा फोर्स क्या है, फोर्स है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो देखो, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसे ऐसे तरीके से लिखेंगे, एफ वेक्टर, हम फोर्स को एफ से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू पी वेक्टर बाई टी वेक्टर। टी वेक्टर नहीं, टी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो पी वेक्टर बाई टी। अब इसे अगर मैं ढंग से लिखूँ तो इसे डी पी वेक्टर बाई टी डी टी लिखेंगे। ये डी डी क्या है, अगर कोई कंफ्यूज्ड है तो ये डी चेंज इन मोमेंटम और ये चेंज इन टाइम डिनोट कर रहा है। ये बस चेंज को डिनोट कर रही है, ये बहुत छोटे चेंज को डिनोट करते हैं। इसे आप ऐसे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो, दैट इज़ चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे अब एक चीज़ आपको पता होगी कि हम F इज इक्वल टू एम ए भी कहते हैं। तो वो एम ए आता कहाँ से है, तो सेकेंड लॉ से ही आता है। सेकेंड लॉ में जो है हम यहाँ पे डेल्टा पी को जो है हमने यहाँ पे ऊपर ही देखा कि हमारा मोमेंटम जो होता है वो एम वी वैक्टर के इक्वल होता है। तो हम इसे m इंटू वी वैक्टर लिख सकते हैं, राइट। और ये अपॉन टी तो ऑलरेडी है, तो ये m को क्या करो इधर ले लो, और यहाँ पे आपके पास एक टर्म आ रही है v वेक्टर अपॉन टी। तो ये v वेक्टर अपॉन टी से तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, यही तो हमारा एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। तो इसी से हमारे पास एक बहुत ही ज़रूरी एक्सप्रेशन आता है, दैट इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ये सेकंड लॉ जो है न्यूटन का, उसमें यही दो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या, यही है सेकंड लॉ। तो यही दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पूरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इसका एप्लीकेशन रहने वाला है। तो यहाँ पे आप वापस इसके बारे में भी कुछ कुछ बातें बोल सकते हो फोर्स के बारे में। तो फोर्स भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन जो होता है ये चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होता है या एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है। और इसका यूनिट क्या होगा, kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन भी कुछ वैसा ही सा आएगा, m, इसका l, और ये सेकेंड स्क्वायर यानी टी स्क्वायर नीचे, तो ऊपर आएगा तो t-2। तो इसकी डायमेंशन आ गई mlt-2। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगा, आधे घंटे कुछ होने वाले हैं लेक्चर के।
तो यहाँ पे हमने जो है आज फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है वो डिस्कस कर लिया और 2 न्यूटन के लॉज डिस्कस कर लिए। तो अगले लेक्चर में जो है हमने ये जो न्यूटन्स के लॉज अभी अभी पढ़े हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशंस करेंगे और साथ ही में न्यूटन्स थर्ड लॉ जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, वैसे उसका कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल एप्लीकेशन नहीं होता है बट बहुत कॉन्सेप्चुअल लॉ है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कर देना। बाय।